तो बच्चों देखो, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने वीक एसिड का केस कर लिया था और हम लोगों ने उसके अल्फा के फॉर्मूलास एंड H प्लस का फॉर्मूला लिख लिया था। एंड पीएच होता है माइनस लॉग टाइम H पॉजिटिव, एंड उसके वैल्यू को पुट करेंगे तो पीएच भी आ जाता है। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पीएच उसका कैलकुलेट करना सीख लिया था, मतलब वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, और साथ में हम लोगों ने अल्फा निकालना सीख लिया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज पहले ये करेंगे कि अगर दो वीक एसिड है तो कैसे उसको डील करेंगे, मतलब दो वीक एसिड हुआ तो कैसे उनको सॉल्व करना है। फिर बाद में अगर वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब क्या करना है, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग आज करेंगे फिर डाइप्रोटिक वीक एसिड। ऐसे वीक एसिड जो दो हाइड्रोजन देंगे उनको केस को कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आपके पास 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड। तो हम लोगों के पास दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ों को मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम पे वैसे ध्यान रखना है कि अल्फा नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन के दिया रहता है नॉर्मली, और उसी का यूज़ करके आपको सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखो अब ध्यान रखना कि एक ही बीकर है, मतलब एक ही कंटेनर है, उसमें दो एसिड एक साथ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। ये फर्स्ट एसिड को लेते हैं, ये ब्रेक करेगा तो एक कटायन और एक आनायन, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो वही C1 लेते हैं, इसका जो चीज आपको पहले से पता है। C1 क्या है इसका, इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं Ka1, ठीक है, Ka1 ले लेते हैं इसका। वही डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट भी, और इसका अल्फा ले लेते हैं। अल्फा नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो फिर भी लिख लेते हैं अल्फा क्या होगा इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये 3 टर्म दे दिया है। अब देखो जो सेकेंड एसिड होगा, तो वो होगा HA2, इससे बनेगा H प्लस एंड A2 माइनस, ठीक है। इसके लिए भी सेम वही C2 लिख लो, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन फिर से लिख लो। Ka2 इसका क्या होगा, वही डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट, एंड अल्फा 2 इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दो एसिड है और दोनों एक साथ ही डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब एक ही कॉमन कंटेनर में। तो इनको देखते हैं कैसे पहले लिखा जाता है, पहले इसको समझते हैं। देखो T इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन क्या गिवन है, C1, ये कुछ डिसोसिएट करेगा तो T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C1 माइनस C1 अल्फा 1, ठीक है, डिसोसिएट करेगा तो C1 अल्फा 1 लिखेंगे। सो H प्लस कितना बनेगा, दिस विल बी C1 अल्फा 1, एंड ये भी क्या बनेगा, C1 अल्फा 1। तो इस तरीके से ये पहला वाला रिएक्शन होगा, तो ये डिसोसिएट होगा तो ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे। नाउ सेकंड वाले के लिए करते हैं। तो दिस विल बी C2, एंड ये क्या होगा, माइनस C2 अल्फा 2, ठीक है। तो ये सेकंड वाला एसिड भी डिसोसिएट करेगा, सो दिस विल फॉर्म C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। अब देखो एक बात को ध्यान रखना है कि एक ही कंटेनर में H प्लस आ रहा है दोनों से, तो कुछ H प्लस यहाँ से आएगा, कुछ H प्लस यहाँ से आएगा, तो जो टोटल H प्लस होगा दोनों को ऐड करके आएगा। तो इसलिए जब टोटल करोगे, अरे जैसे हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग के केस में क्या करते थे कि अगर दो एसिड दे दिया तो हम लोग दोनों के H प्लस को ऐड कर देते थे, तो वैसे ही जब ये दो जगह से H प्लस बनना है तो ये आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो ये आपको ऐड करके लिखना है। हाँ, अब होगा क्या कि क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड जाएगा, वही लीच-चाइटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या फिर ये क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1,
मतलब देखो हुआ क्या कि H प्लस यहाँ से भी बनना है, H प्लस यहाँ से भी बनना है, तो टोटल H प्लस क्या होगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, मतलब दोनों जगह, ये C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1, तो दोनों जगह का मिला के आएगा। अब इसमें कुछ करने के पहले एक बात लिख लेते हैं जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, या कई बार लोगों को ये टर्म में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक टर्म लिखते हैं इसमें पहले, कॉमन आयन इफेक्ट। तो नाम ही देखो क्या बोला, कॉमन आयन, तो कुछ ना कुछ आयन कॉमन आया होगा, तो इसकी वजह से देखते क्या होगा। अब देखो पहले समझो, यहां से भी H प्लस आ रहा है, यहां से भी H प्लस आ रहा है, तो H प्लस की वैल्यू देखो बढ़ गई। मतलब देखो रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड दोनों H प्लस दे रहे हैं, तो ओवरऑल H प्लस तो भाई बढ़ गया। और पीछे हम लोगों ने क्या किया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या किया हुआ है, अगर प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो होगा क्या कि आप जब इन दोनों को डिसोसिएट करोगे तो H प्लस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, ये बैकवर्ड। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो इसका अल्फा क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो समझो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो मतलब कि ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा ज्यादा होगा, और रिएक्शन अगर पीछे चला गया तो पहले से भी कम डिसोसिएट हुआ, क्योंकि पीछे चला गया तो दोबारा वो बन गया, तो डिसोसिएट नहीं हो पाया, तो भी पहले से भी क्या हुआ, कम डिसोसिएट, तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में एक आयन कॉमन था, उस कॉमन आयन की वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड गया, और रिएक्शन बैकवर्ड गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्फा डिक्रीज कर गया दोनों एसिड का। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वीक एसिड। तो इसमें नीचे लिखते हैं, इसको नीचे लिख लो, पहले इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड H plus ion is common. Due to this common ion effect, amount of H plus increases. So reaction will moves in backward direction. So due to this common ion effect, degree of dissociation ऑफ बोथ द एसिड डिक्रीजेस। तो ये वही कॉमन आयन है, तो H प्लस का वैल्यू क्या है, बढ़ गया है, इसका वैल्यू अगर बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड गया, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड गया तो आपके पास क्या हुआ, आपका वही इनका जो अल्फा है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये अभी तक यहां तक आया कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब एक बात समझो, हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में वीक एसिड को ही किया था, तो मैंने कहा था नॉर्मली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अल्फा का वैल्यू 0.1 से कम होता है। देखो नॉर्मल केस में 0.1 से कम होता है, जब एक कॉमन आयन हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड गया तो अल्फा और कम हो गया, तो इसके केस में अल्फा हमेशा 0.1 से कम आएगा, हमेशा। मतलब इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो समझो क्या है कि जब इसका वैल्यू बढ़ गया, मतलब जब ये आयन ज्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो अल्फा डिक्रीज कर जाएगा। तो इनके केस में क्या होगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 हमेशा क्या होगा, 0.1 से कम। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ आर लेस देन 0.1। तो क्या होगा, सो 1 माइनस जो अल्फा 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड 1 माइनस अल्फा 2 भी 1 होना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो चलो लिख लेते हैं। अब पहले इसके लिए करते Ka1 पहले वाले को। एक काम करेंगे, यहां से C1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 माइनस अल्फा 1, अरे जब C1 को हमने कॉमन लिया भाई तो 1 माइनस अल्फा 1 ही तो आएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना कि इनके केस में अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 0.1 से हमेशा छोटी रहती है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो अगर ये 0.1 से छोटा है तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं और C1 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान रखो C1 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है। तो ध्यान से देखो क्या हुआ है, एक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरे H प्लस का जो वैल्यू है ये दोनों का मिला के ना, ये तो टोटल लिखना था एक्चुअल में। अरे H प्लस तो दोनों का टोटल मिला के लिखना था। तो ये क्या है, ये तो इसको लेते इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। तो मैंने इसको देखो ये 1 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई के ये लिख दिया। ठीक है, ये सो दिस इज इक्वेशन 1। अब ना दूसरे वाले को करते हैं, सीधा सीधा H प्लस एंड ये लिख लेते हैं। एंड अगेन इसमें से C2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू 1 आएगी। इसको फिर से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या होगा, दिस इज इक्वेशन 2। एक बार मैं जरा कैमरे में देख लूं पूरा दिख तो रहा है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाले देखो इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, क्या मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, तो जैसे इसको ऐड करेंगे, हम लोगों ने 1 एंड 2 को ऐड कर दिया है। जैसे इसको ऐड करेंगे देखो क्या होगा, और जब आप इसको ऐड करोगे तो जो मल्टीप्लाई होगा ये मल्टीप्लाई होगा, पूरा पूरा ऐड करके देखना, प्रॉपरली ऐड करके देखना। ये बनेगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। आप ऐड करके देखो, ये आएगा C1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर, C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2, और यहाँ से भी C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2, तो 2 टाइम हो जाएगा, और C2 अल्फा 2 का स्क्वायर, तो वो यही बनेगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। आप करके देखो यही आएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये आ रहा है अंडर रूट टाइम्स KA1 C1 प्लस KA2 C2। तो ये आपके पास इसका वैल्यू आएगा। अब देखो यही जो होता है यही तो H प्लस था, हमको pH चाहिए था। तो देखो क्या हुआ, आपके पास ये आ गया H। अरे H प्लस का वैल्यू देखो यही था। H प्लस हमारे पास क्या था, देखो लेक्चर में H प्लस क्या था, C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2, तो यही आ गया। तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी, ये। और देखो हमारे पास क्या है कि H प्लस आ गया, माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग, तो pH आ जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, जब वीक एसिड एक था तो फॉर्मूला था अंडर रूट KA/C। देखो पीछे देखो मैंने लिखवाया लास्ट लेक्चर में, और अगर 2 हो गया तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो ये इसका आंसर है कि इस बात को ध्यान रखना है। तो H प्लस की वैल्यू, हाँ अगर क्वेश्चन में अल्फा अल्फा कुछ पूछ लिया तो इस केस में थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इनको समझने के लिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसको।
सपोज करते ये हमारे पास गिवन है और इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल पीएच पूछा है और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। जब आपसे सिंपल पीएच पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, वही जो भी फॉर्मूला बताया उसको याद कर लो। तो देखो क्या होगा, ये होगा, दोनों को हम लोग ऐड करके सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, के ए पहले वाले से और साथ में इसका सी, के इंटू सी, और दूसरे वाले का के इंटू सी। तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻⁷। ये इसको लिख लेते हैं, तो यही रहने देते हैं, ठीक है। हमको पीएच निकालना है तो वो होगा हाफ। अरे भाई पीएच के लिए माइनस लॉग लेना होता तो पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है। रूट के बाहर निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा वैल्यू रख देते हैं। तो हाफ और ये -7 मतलब कि 7 होगा एंड log 5। log 5 is 0.7, so this will be 6.3/2 एंड या फिर 3.15, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। सो पीएच आ रहा 3.15, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा ये। एक क्वेश्चन और लिखते, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। एक ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें देखो क्या क्या फाइंड करना है, ये लिखते हैं। तो इसमें देखो इतनी चीजें फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। इसमें बोला H+ भी निकालो, इसका कंसंट्रेशन निकालो, मतलब सबका कंसंट्रेशन, मतलब कि इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, और साथ में बोल रहा है अल्फा भी निकालो दोनों एसिड का, और के गिवन है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इनको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। इस तरीके से रिएक्शन लिखा जाएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो बिना किसी टेंशन के H+ को निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, पहले चलो H+ को निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला बताया उसका यूज कर लो, आराम से निकल जाएगा।
तो देखो ये क्या आएगा, ये आपके पास 2 और वो 5, सो ये आ रहा है, ठीक है, H+ की वैल्यू आएगा। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करना चाहते हो तो √7 है वो, तो √7 की वैल्यू क्या होगा, 4 का √2 होता है, 9 का √3 होता है, तो 9 के ज़्यादा आसपास है, तो इसको बल्कि लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.6 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो होता क्या, इसमें ध्यान क्या रखने वाली बातें थी, देखो मैं फिर से वैसे लिख के दिखाता हूँ। C1 ये बनेगा C1 अल्फा 1, ये C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 था जो हमने थोड़ी देर पहले किया, और ये C1 नहीं, ये आपके पास यही था, और ये क्या था C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और हम लोगों ने इसका वैल्यू ये निकाला है, ठीक है, इसी का वैल्यू ये है। अब इसमें एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली थी कि इसमें अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम थी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो C1 और 1 माइनस अल्फा 1, तो ये आ जाएगा C1, ठीक है, C1 आ सकता है। चलो इसको लिखते हैं C2, तो इसका वैल्यू आएगा C2, ठीक है, ये हमने ये H+ निकाल लिया। चलो बाकी सबको कैलकुलेट करके देखते कैसे निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, पहले वाले को पहले देखते, देखो पहले वाले को, ठीक है, तो Ka1 कितना गिवन है ये, और इसके जगह लिख सकते हैं C1 अल्फा 1, ठीक है, और ये H+ है, तो H+ की वैल्यू तो देखो हमने ये निकाली है, H+ की वैल्यू, और नीचे क्या होगा C1, तो देखो क्या होगा C1, अगर आप कट करोगे तो ये अल्फा 1 आ गया, देखो अगर आप गौर करोगे तो अल्फा 1 आ चुका है, क्या होगा 2/2.6 इंटू 10⁻⁻², और अगर आपको चाहिए CH3 COO माइनस की वैल्यू, तो वो वैसे C1 अल्फा 1 था, C1 तो वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, C1 -1, तो अगर आप ये चाहिए तो ये हो जाएगा 2 मतलब ये 2.6 इंटू 10⁻³ अरे मैंने अल्फा के वैल्यू पुट कर दिया, और C1 की वैल्यू 10⁻⁻1, तो ये बहुत सिंपल ही C1 अल्फा 1 थे, C1 तक कट दिया, देखो सीधा अल्फा 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला पार्ट देखो सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड वाले को भी कर लेते हैं सेम, ये अल्फा 2 आएगा, एंड इसको निकालने के लिए C2 अल्फा 2, तो क्वेश्चन में C2 और अल्फा 2 दोनों है, तो अब रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके सारे पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का केस हो गया किसका, डाइप्रोटिक वीक एसिड का। तो वहां पे देखो मेनली एग्जाम में, मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि जैसे जेई मेन हो गया या फिर नीट हो गया, तो जेई मेन और नीट जैसे एग्जाम में तो H+ या पीएच के अलावा कभी कुछ पूछा ही नहीं है, तो सिंपली पीएच का फॉर्मूला याद कर लेना या H+ का फॉर्मूला याद कर लेना। जेई मेन नीट या सीईटी के लिए आप 100% श्योर होगा कि वही आएगा अगर पूछा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन, पर एडवांस में अल्फा भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक थोड़ा मिक्स क्वेश्चन भी करवा दिया जहाँ पे अल्फा या फिर
किसी भी एनएन का कंसंट्रेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का केस हो गया। अगर दो वीक एसिड गिवन है तो इनको कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग करते हैं कि अगर आपका देखो, हम लोगों ने पहले देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने फिर उसमें पढ़ा दो स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे तब क्या होगा, वो भी केसेस हमने पीछे किए। फिर हमने पढ़ा वीक एसिड। फिर हमने वीक एसिड में देखा कि अगर दो वीक एसिड लेंगे तब क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड को लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को पता होगा। मैंने जैसे पहले बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, के जो होता है के वो इनफाइनाइट होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड का जो अल्फा होता है वो 1 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा 1 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा पूरा डिसोसिएट होता है, उसका अल्फा 1 होता है या फिर उसका के इनफाइनाइट होता है। वीक एसिड क्या होता है, वो पूरा डिसोसिएट नहीं करता है। वीक एसिड क्या होता है, वो पार्शली डिसोसिएट होता है। वीक एसिड क्या होता है, वो पार्शली डिसोसिएट होता है वो। और वीक एसिड का जो अल्फा होता है वो 1 से कम होता है। मतलब वीक एसिड जो होता है वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, वीक एसिड का अल्फा 1 से कम होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा करता है, वीक एसिड पूरा डिसोसिएट नहीं करता, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड को लिया तब क्या होगा, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड पहले समझते हैं। तो इसको देखो लिखा ऐसे ही जाएगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता भाई, ये पूरा डिसोसिएट करता है। तो इसका कंसंट्रेशन C1, तो ये C1 और C1, तो ये C1 ही बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, ठीक है। ये अब देखो कुछ करने के पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पूरा डिसोसिएट करता है, वीक एसिड पूरा डिसोसिएट नहीं करता। उसका देखो फर्क, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता। पर वीक एसिड के केस में देखो क्या होगा, ये अगर आपके पास एक वीक एसिड है, तो उसके केस में क्या होगा, C2, तो ये C2 ये पूरा डिसोसिएट कर गया था। C2 अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये बनेगा C2 अल्फा एंड C2 अल्फा, ठीक। अब इसमें समझो H प्लस तो दोनों से आ रहा है, ठीक है। तो यहां आपको C1 ऐड करना होगा, ठीक। आप बोलोगे सर यहां पे भी ऐड करो, देखो भाई लिख कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो कर देते हैं, आप लोग खुश हो जाओ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम लोगों को जब रिएक्शन का के लिखना होता है तो उसमें सबका कंसंट्रेशन सही लिखना जरूरी है। इसका के तो इनफाइनाइट होता है, इसका के इनफाइनाइट है, तो इसमें हम लोगों को कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के तो उसका मतलब लिखोगे ना, जिसका गिवन होगा उसका तो के इनफाइनाइट होता है। अब होगा क्या, पहले ये समझ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ने H प्लस दिया, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा पूरा डिसोसिएट होता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता, ठीक। इसने C1 दे दिया। वीक एसिड भी क्या होगा, H प्लस को देगा, तो वो दिया C2 अल्फा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी H प्लस दे रहा है, तो ये आपको टोटल H प्लस लिखना होगा। अब देखो होता क्या है, ये रिएक्शन तो भाई जा ही नहीं सकता, पर हम लोगों ने देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था इरिवर्सिबल रिएक्शन, पहले लेक्चर में बताया था इनरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन तो वन डायरेक्शन में मूव करता है, पर रिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जाता है। तो होगा क्या आपके पास इसमें कि नीचे वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा है। अगर इसका वैल्यू आपके पास ज्यादा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। मतलब होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड ने H प्लस को दिया तो टोटल H प्लस सोल्यूशन में बढ़ गए। अगर टोटल H प्लस सोल्यूशन में बढ़ गए तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगा तो वीक एसिड का अल्फा कम हो जाएगा। समझो क्या है, पहले मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड। वीक एसिड अगर आप सिर्फ वीक एसिड लेते हैं तो हो सकता है शायद उसका अल्फा 0.1 आता। सपोज करते हैं एक वीक एसिड लाइक मान लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड, उसका अल्फा 0.1 होता, पर जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो वो भी H प्लस देगा, तो H प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा।
तो वो जो वीक एसिड उसका अगर अल्फा पहले 0.1 था तो वो 0.1 से भी कम हो जाएगा, हो सकता है 0.06, 0.05 कुछ ऐसा हो जाए। तो होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड का रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो वीक एसिड का अल्फा जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम बोलेंगे वीक एसिड का अल्फा कम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। अब होता क्या है, देखो अल्फा जितना ज्यादा होगा तो एसिड उतना डिसोसिएट होगा, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और अल्फा जितना कम होगा एसिड उतना कम डिसोसिएट होगा, तो वो उतना ही वीक माना जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड कम डिसोसिएट होगा, तो वीक एसिड पहले से भी वीक हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग वाले ने वीक वाले को दबा दिया, जैसा होता है सोसाइटी में, स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को दबा देता है। तो इसमें नीचे लिखो, पहले नीचे लिख लो, लिखो रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, बट रिएक्शन ऑफ वीक एसिड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, in the presence of a strong acid, concentration of H plus ion increases, so reaction of weak acid will move in backward direction, so alpha of weak acid decreases। तो इसमें फिर से नेक्स्ट लाइन से लिखो, so weak acid becomes more weaker in the presence of strong acid। तो वीक एसिड और वीकर हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखो है क्या, इसमें एक बात समझो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कंसंट्रेशन सेम दिया है, नियरली सेम दिया है, या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा भी दिया है, उन सारे केस में नियरली सेम का मतलब कि ये डबल भी चलेगा, ट्रिपल भी चलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अगर 10 to the power -4 है तो ये 10 to the power -2, 100 टाइम्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस चलेगा कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा भी चलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा चलेगा, कम होगा तब भी चलेगा, सेम होगा तब भी चलेगा, पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तब क्या होगा, तब वो आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले केस लेते हैं इफ, तो इसमें लिखो केस 1, तो लिखो इसमें इफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर नियरली सेम, और करके नियरली सेम मतलब कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, ठीक, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम। वही पहला, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर नियरली सेम, या फिर और करके लिखो और कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तब क्या होगा, मतलब कि क्या होगा, C1 की वैल्यू C2 के इक्वल है या फिर उससे ज्यादा। तो ठीक है, मतलब C1 ज्यादा है या इक्वल है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, इन दिस केस pH ऑफ सॉल्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन या तो वीक एसिड के इक्वल है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है, तो वैसे केस में जो पीएच होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही सिर्फ कंट्रोल करेगा, तो वही कंट्रोल करेगा इसमें, मतलब पीएच यही कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बस आपको H+ की वैल्यू जो होगी, तो ये मतलब होगा क्या कि देखो अल्फा की वैल्यू काफी कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू काफी छोटा होगा। तो वैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बैकवर्ड गया तो अल्फा काफी कम हो जाएगा, और अल्फा कम हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा वैल्यू काफी कम होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको H+ को C1 ही लेना है। ठीक है, H+ को C1 ही लेना है, और अल्फा की वैल्यू मान लो अगर आपसे सपोज करो पूछता है तो कैसे करेंगे हम लोग, इसमें कैसे करते हैं, वीक एसिड का ले लेते K, अरे K उसका वही है आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगर वीक एसिड का सपोज को अल्फा पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बात को ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू काफी छोटी होगी, मतलब जैसा बता रहे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा अल्फा काफी कम हो जाएगा। तो C2 कॉमन लो 1 - अल्फा, तो इसको हम लोग C2 लिख सकते हैं। अरे C2 क्योंकि अल्फा की वैल्यू काफी ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, ये
तो ये होगा C1 जो स्ट्रॉन्ग एसिड से है, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है, और ये क्या होगा, देखो C2 अल्फा और नीचे होगा C2, तो देखो ये C2 कट जाएगा और अल्फा देखो ये Ka/C1 मतलब थोड़ा सा अलग ही बन रहा है कि K तो वीक एसिड का पर C1 स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो ये अल्फा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो और अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन पूछा है तब तो C2 इंटू अल्फा, C2 दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड नियरली सेम है, इन दैट केस वीक एसिड को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही आते हैं, मतलब मैं आपको सही बताऊं तो इवन मैंने एडवांस में भी यही क्वेश्चन दे रखा है, पर एक फिर भी एक सेकंड केस बन सकता है जो मैं लिखवा देता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स में या फिर बहुत से लोग इसको बताते ही नहीं है, पर सेकंड केस बन सकता है। और एडवांस वाले जो होते हैं, जे एडवांस वाले, वो क्वेश्चन ढूंढ के निकालते हैं, तो वो इस पे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं अगर केस रिवर्स हो गया तो, मतलब अगर रिवर्स हो गया तब क्या हो, केस 2 करते हैं। अगर सपोज करते स्ट्रॉन्ग एसिड कम हुआ वीक एसिड, इसमें नीचे लिखो इफ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वीक एसिड। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो कम लिया, वीक एसिड मान लो ज्यादा लिया, तब क्या होगा, तब देखते क्या होगा। तब उस केस में कुछ भी इग्नोर नहीं हो पाएगा। अगर C1 की वैल्यू C2 से काफी कम है तो उस केस में कुछ भी इग्नोर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, क्या देखो, फिर इसमें कुछ भी इग्नोर नहीं होगा तो आपको पूरा करना होगा सॉल्व। देखो C2 अल्फा प्लस C1 और इस C2 अल्फा, और नीचे क्या होगा, देखो अगर आप पूरा इसको लिखोगे तो वैसे C2 ये 1 माइनस अल्फा, ठीक है, और एक Ka, इसमें ये C2 तो कट जाएगा आपके पास, पर Ka क्या आएगा, C2 अल्फा प्लस C1 इंटू अल्फा और 1 माइनस अल्फा। तो ऐसे केस में Ka दिया रहेगा, C1 दिया रहेगा, C2 दिया रहेगा, अरे कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इसको रखो, अल्फा का क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू आएगी। जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो ध्यान रखना कि इस बार जो H प्लस होगा वो होगा C1 प्लस C2 अल्फा, तो इसमें कुछ इग्नोर नहीं होगा। जब अल्फा आ जाएगा तो अल्फा को पुट करो, H प्लस आएगा, उससे PH निकलेगा। देखो समझो C1 इस बार कम है, ठीक है, हाँ अल्फा नो डाउट कम होता है पर C1 भी तो कम है, तो अब C2 की वैल्यू ज्यादा है। अब आप कोई बोल सकता है C2 ज्यादा है C1 इग्नोर कर दो, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। देखो C1 कम है, C2 ज्यादा है, पर अल्फा भी तो छोटा होगा, तो ये छोटा नंबर जब C2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये नंबर भी छोटा, ये नंबर भी छोटा, तो दोनों को मिला के H प्लस आएगा। जब H प्लस आ जाएगा तो माइनस लॉग लेना तो PH आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक अल्फा निकलेगा, रखोगे, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, ये बात को ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम है, पर अगर आया तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं जहां पे मैं दोनों केसेस को सॉल्व कर देता हूं। मैं बल्कि एक क्वेश्चन करवाता हूं जहां मैं तीनों केस को हैंडल करता हूं, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड को ज्यादा, एक बार दोनों नियरली सेम, और एक बार वीक एसिड को ज्यादा। तो क्या हो सकता है इसको देखते हैं। Find the pH of resulting solution if concentration of CH3COOH are
ठीक है। और एक काम करते हैं, फाइंड पीएच एंड अल्फा भी कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 केस है और के ए दे रखा है। ये के की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला वाला जो केस है, फर्स्ट केस, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है, वीक एसिड कम है, तो कोई डाउट नहीं वीक एसिड इग्नोर होगा। पहले केस में स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है तो H प्लस क्या होगा, सिंपली 10⁻³ इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो। पहले वाले केस में अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाई, सो वीक एसिड इज नेग्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सीधा सीधा इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका pH आएगा 3 सिंपली। इसमें क्या होगा, इसका क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है तो इसका अल्फा बहुत कम होगा, और ऐसे केस में आपको वही मतलब इसका क्या होगा, देखो अल्फा कम होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे ज्यादा है, तो वो ये वैसे भी इग्नोर हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा क्या होगा Ka/C, मतलब K/C1 स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो लिया था वो। तो ये आएगा 2 × 10⁻³ मतलब -2। ऐसा क्यों आ रहा है, देखो एक बात आप लोगों के मन में आ सकता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब वीक एसिड का अमाउंट कम होता है तो उसका अल्फा ज्यादा होता है। नो डाउट ये बात सही थी, मैंने बताया था कि जब वीक एसिड का कंसेंट्रेशन कम होता है तो अल्फा ज्यादा होता है। पर यह बात तो बेटा ट्रू तब होता है जब सिर्फ वीक एसिड गिवन हो। जब वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच को कंट्रोल कर रहा है, तो चीजें बदल जाएंगी। और ये वैल्यू कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया, तो वहां पे वो चीजें अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो H+ है वो ये कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए पुरानी वाली बातें ट्रू नहीं होंगी। यहाँ पे 2 एसिड एक साथ हो गए, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच को कंट्रोल कर रहा है तो उसको लेके करेंगे, तो ये इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। सेकंड वाला केस में भी सेम आंसर आएगा, सेकंड वाले में भी कुछ भी नहीं बदलेगा। सेकंड वाले में भी कंसंट्रेशन सेम है, तो ये आपके पास आएगा, तो pH आएगा 3। तो इसमें नीचे लिखो, सेकंड वाले में लिखो कि concentration of strong acid and weak acid are nearly same, so pH is mainly controlled by strong acid only। और अल्फा की वैल्यू फिर से सेम। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के केस में पीएच का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग एसिड के पास है, तो इसलिए ये चीजें बदल नहीं पाएंगी। तो दोनों के केस में पीएच का कंट्रोल क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के पास है, तो वही उसी से निकलेगा आपके पास वही पीएच। ठीक, अब लास्ट वाला केस करते हैं। देखो लास्ट वाले के केस में थोड़ा सा क्या है कि ये ज्यादा है वो कम, तो चीजों को ध्यान से करना। तो यहाँ से H+ क्या होगा, ये 10⁻³ आएगा। ठीक है, ये इसमें कुछ भी इग्नोर नहीं कर रहे, अभी कुछ भी इग्नोर नहीं कर रहे। एक काम देखो, मैंने ये तो कट कर दिया, एक काम करता हूँ 10⁻⁻1 भी ला के कट कर देता, तो ये होगा अल्फा और ये होगा 10⁻² प्लस अल्फा अपन 1 - अल्फा। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो यही होगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से लग रहा है कि अल्फा बहुत छोटा आ रहा है,
तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बाकी आप सॉल्व करके देख लेना। पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये छोटा होगा जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगर अल्फा बड़ा हो गया तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। बाकी पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्फा बहुत छोटा होगा, तो इसलिए इसमें 1 माइनस अल्फा जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाना चाहिए। और अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो फिर अल्फा की जो वैल्यू आएगी तो मेरे हिसाब से 10 टू द पावर माइनस 2 आ रहा है। अरे ये 1 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से देखो अगर दोनों को कंपेयर करो तो अगर 10 टू द पावर माइनस 2 होगा और ये 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2, तो वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। तो मेरे हिसाब से अल्फा 10 टू द पावर माइनस 2 और बाकी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके चेक कर लो, वैसे अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा ये। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप इसको तुरंत कर सकते हो। और ये क्वेश्चन मैंने अभी बना के दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका आंसर पे नहीं पता था, मैंने इसको अभी बनाया और मुझे ये देखते समझ में आएगा कि अल्फा की वैल्यू छोटी है तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आपका कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छा है मैथ्स में तो आप देखते बता सकते हो कि क्या होने वाला है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आया? हाँ, ये अभी अल्फा आया, अभी देखो पीएच नहीं आया, अभी देखो अल्फा आया, ये अभी पीएच नहीं आया। तो पीएच भी पूछा है, तो देखो पीएच क्या होगा, पीएच कैसे आएगा, एच प्लस क्या है इसमें 10 टू द पावर माइनस 1 अल्फा प्लस 10 टू द पावर माइनस 3, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, देखो कुछ भी इग्नोर नहीं हो रहा। और इस बार पीएच जो है वो बल्कि आ रहा है 2.7, माइनस लॉग लेके करो तो देखो जब वीक एसिड भी ज़्यादा हो गया तो कुछ इग्नोर नहीं हुआ और इसका आंसर 2.7 है, ना कि 3। तो अगर वीक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इन दैट केस आपको क्या करना है, वीक एसिड को भी लेना है। अगर वीक एसिड ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग एसिड कम है तो आपको वीक एसिड को भी कंसिडर करना है, फिर पीएच निकालने के लिए दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया अगर 2 वीक एसिड लेते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक एसिड को लेते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे अगर आपके पास डाइप्रोटिक वीक एसिड है, मतलब कि अगर एसिड 2H+ देता है वीक एसिड तो उनको कैसे डील करना है।